कल का क्लास कंटिन्यू करो और अगला पॉइंट लिखो। पादप जगत में सबसे कम क्रोमोजोम का हिंदी गुणसूत्र मटर के पौधे में होता है। सबसे कम क्रोमोजोम किसमें होता है? मटर के पौधे में होता है, जो 7 पेयर होता है, 7 जोड़ी। हाँ, जो 7 जोड़ा होता है, यानी ब्रैकेट पे क्या लिखेंगे? 14। 7 जोड़ा यानी अर्थात 14। मटर के पौधा में कितना होता है? लिखो, सबसे कम गुणसूत्र होने के कारण, अगला पॉइंट बना के उस जगह, सबसे कम गुणसूत्र होने के कारण ग्रेगर मेंडल अंडरलाइन करना उसको, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर ही अनुसंधान कर आनुवांशिकता का पता लगाया था। आनुवांशिकता का पता लगाया था, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। आनुवांशिकता के पिता, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स, ब्रैकेट में आनुवांशिकता के पिता, या का पिता, कुछ भी लिखो, कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। क्यों? क्योंकि सबसे कम क्रोमोजोम जिस पौधा में है पादप जगत में, वो कौन सा है? मटर का पौधा। और उसी पर रिसर्च करके उन्होंने क्या पता लगाया था? आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है, तो आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ग्रेगर मेंडल ने बताया। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कल बोल रहे थे कि जो हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है, उसमें क्या लगा हुआ रहता है? डीएनए और आरएनए। क्रोमोजोम में क्या लगा रहता है? डीएनए, आरएनए। डीएनए का क्या फुल फॉर्म लिखा है? चलो आगे कौन लिखेगा बोर्ड में? जल्दी बोलो। डीएनए का फुल फॉर्म का लिखवाए हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख लो दोबारा, लिखना पड़ेगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म लिख लो। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या इसमें है? और इसमें सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोजोम में ये सटा हुआ रहता है, कौन? डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो अब डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। डीएनए के बारे में और कल क्या लिखवाए थे? सिर्फ फुल फॉर्म लिखाए थे, और कुछ लिखवाए थे क्या? वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक, और एक अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को। ठीक है, अब एक साइड में लिखो डीएनए और दूसरे साइड में लिखो आरएनए।
और दोनों में अंतर लिखते हैं। एक साइड में लिखो डीएनए, दूसरे साइड में लिखो आरएनए, और अंतर लिखो। तो पहला अंतर नाम में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा अंतर, इसमें डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए में। लिखो डीएनए का मॉडल कौन सा मॉडल? डबल हेलिक्स मॉडल। ब्रैकेट में लिखना डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल HELIX, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। ये हुआ सिंगल हेलिक्स और ये हो गया डबल हेलिक्स। ये बनाना है डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। देखो इसको राइबो करके छोड़ भी देता है, कहीं कहीं इसको राइबोस भी बोलता है, RIBOS, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कुछ मिले तो अच्छी नहीं करना। अगर यहाँ राइबोस रहेगा तो यहाँ भी राइबोस लिख देगा, ठीक है ना, तो दोनों बात हो सकता है। डीऑक्सी राइबोस रहे चाहे राइबो रहे, देख लेना। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहीं कहीं लिखा मिलेगा, डीऑक्सी राइबो कहीं कहीं लिखा मिलेगा। लिख लिए? BOSE लगा दो राइबोस में, BOSE। अच्छा, अब आरएनए का मॉडल किसने दिया था? मिसर। कौन मिसर? फ्रेडरिक मिसर। लिख दो आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। फ्रेडरिक मिसर। इस तरह से वर्टिकल होगा वो, ये वाला वर्टिकल, ये वाला हॉरिजॉन्टल। फ्रेडरिक मिसर। कहीं कहीं तुमको इसका डायग्राम इस तरह भी मिल सकता है, ये वाला। ठीक है, तो दोनों में से जो भी डायग्राम मिले। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? बाल उल नहीं, शरीर के किस कोशिका में? लिखो डीएनए, डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हो गया? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा पॉइंट लिखो इसका, आरएनए का। आरएनए केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म, केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म कल क्या लिखाए थे? साइटोप्लाज्म कल क्या लिखाए थे? नहीं लिखा है? तब लिखा देंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। हो गया? 3 पॉइंट हो गया।
आरएनए डीएनए का अंतर पता चला। अब अगला पॉइंट बनाओ। डीएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, या ऐसा भी बोल सकता है कि डीएनए नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है जो निम्नलिखित हैं। हाँ, जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं। ए, नीचे में टी, सी और जी, चार, इसका चार नाम। ए टी सी जी, ए टी सी जी, नाइट्रोजन युक्त क्षार। इसका नाम क्या है? ए टी सी जी। अभी लिखा रहे हैं। ए के सामने लिखो एडिनोसिन। एडिनोसिन, एडिनोसिन, ADINOSIN, एडिनोसिन। एडिनोसिन। थायमिन, 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 हो गया। साइटोसिन, 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 गुआनिन, GUANINE, गुआनिन। नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन सा है? एडिनोसिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ए टी सी जी। हो गया। लिखो आरएनए में AUCG पाया जाता है। AUCG पाया जाता है। AUCG पाया जाता है। हाँ, ये विचार है। AUCG पाया जाता है। क्या क्या नाम होगा? यू का यूरेसिल। इसमें एक नया नाम कौन सा आया? यूरेसिल। यू से यूरेसिल, बाकी सब सेम। ठीक है, यूरेसिल, URACIL, ACIL, यूरेसिल। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है। जो डीएनए होता है उसमें ओ ए और टी बराबर होती है मात्रा में। A=T। इसमें क्या होता है? ए और टी बराबर होता है। A=T डीएनए में। तो बराबर इसका नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। ए और टी के बीच में किस तरह का रिलेशन है? तो डबल बॉन्ड। ए और टी के बीच में कैसा रिलेशन है? डबल बॉन्ड। और सी और जी के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तीन बॉन्ड केमिस्ट्री में पढ़ा है, बॉन्ड ना, बंधन, त्रिबंध, द्विबंध, हाइड्रोजन बॉन्ड,
तो ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड है? दो गो है तो डबल बॉन्ड। और सी और जी के बीच में कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें बात करें तो सी और जी के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड ही होगा, लेकिन ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो इसमें ए और यू के बीच में डबल बॉन्ड और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा? ए टी और ए यू के साथ डबल बॉन्ड और सी और जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। दिख रहा है ना? हो गया? अब डीएनए का क्या कार्य है? लिखो नीचे 6 नंबर दे करके। डीएनए आनुवांशिक गुणों को डीएनए आनुवांशिक गुणों को 6 नंबर में डीएनए आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने के लिए उत्तरदायी है। पीढ़ी दर पीढ़ी भेजने के लिए उत्तरदायी है। देख लिए? नेक्स्ट लिखो इसमें आरएनए प्रोटीन निर्माण एवं संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। आरएनए प्रोटीन निर्माण एवं संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। आरएनए प्रोटीन निर्माण एवं संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। हो गया? अब जब आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए को बढ़िया से पढ़ ही लिया जाए इसी जगह, दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़े। देखो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए वाले में लिखना, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला mRNA, ऐसे लिखना है, ऐसे यहां देख लो, छोटी m RNA, छोटी m डैश RNA। दूसरा छोटी RNA, छोटी r फिर RNA, MR। हो गया? और तीसरा स्मॉल t RNA, स्मॉल t RNA। कितने प्रकार के? कौन? M R और T, M R और T। M से मैसेंजर, संदेशवाहक, संदेश पहुंचाएगा एक जगह से दूसरी जगह। R से राइबोस, राइबोस का होता है अर्थ प्रोटीन। राइबोस का क्या अर्थ होता है? यानी प्रोटीन का ये संश्लेषण करेगा, निर्माण करेगा। राइबोस का क्या अर्थ होता है? प्रोटीन। और T का अर्थ होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर। नाम से पता चल रहा है कि आरएनए पहले तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। कब? जब mRNA इसको मैसेज देगा तब। mRNA कहेगा कि बाबू साहब हमारे शरीर को इतना प्रोटीन चाहिए। बोला कोई बात नहीं, इंतजार करो, हम बना दे रहे हैं। इसने बना दिया।
अब जैसे ही इसने बना दिया तो फिर एमआरएनए कहा कि भाई खाली बना देने से काम थोड़ी होगा, मेरे पास पहुंचना भी तो चाहिए। तो सी बोलता है क्या है टेंशन ले रहे हो, हम है ना, हम पहुंचा देते हैं तुम्हारे पास। तो ट्रांसफर कर देता है। नाम से क्लियर। मैसेंजर आरएनए ने क्या कहा कि हमें प्रोटीन इतना चाहिए, आरएनए ने क्या किया, उतना प्रोटीन निर्माण कर दिया। टीआरएनए क्या किया, उतना प्रोटीन जितना जरूरत था उसको जगह पे पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। और कुछ बताना होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन देता है कि जो तीनों आरएनए है इसमें सबसे छोटा कौन है, तो नोट करके लिखना है नीचे। हाँ, तीनों आरएनए में कौन सा आरएनए सबसे छोटा है। लिखो स्मॉल आर आरएनए, ये वाला, ये आर आरएनए, स्मॉल आर आरएनए, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। आर आरएनए सबसे छोटी आरएनए है। मतलब सबसे छोटा कौन है तीनों में, स्मॉल आरएनए। हो गया। तीनों आरएनए में सबसे छोटा कौन है, ये फोटो बनाओ, स्मॉलेस्ट आरएनए। नीचे बना लो, ये फोटो बनाओ, याद रहेगा। ऊपर में लिख देना आरएनए और इसका 3 टाइप में बांट देना। बनाओ, फोटो याद रहता है, लिखा हुआ याद नहीं रहता है। जल्दी बनाओ, हम इसको पॉज कर देते हैं। अगला पॉइंट लिखो, मानव शरीर में, पॉइंट बना के लिखो नीचे, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन निर्माण हो रहा है, तो सर्वाधिक कौन सा प्रोटीन बनता है, कोलेजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, जो त्वचा स्किन, जो त्वचा में होता है, जो त्वचा में होता है। यानी स्किन में कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन प्रोटीन। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्गेन क्या बोलते हैं, ऑर्गेन का हिंदी अंग। सबसे बड़ा हमारे शरीर में अंग कौन सा है, हड्डी नहीं, अंग बोल रहे हैं। पूरा शरीर में, अंदर बाहर सब बात नोट करके लिखो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। अंग मतलब ऑर्गेन, बड़ा अंग। देखो सब एक क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जो सबसे बड़ा अंग में प्रोटीन होगा वही ना सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा, त्वचा। तो त्वचा में जो प्रोटीन मिलता है वही सबसे अधिक। त्वचा में कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, बबलू बोलेगा तो याद होगा। तुम एक बार रांची गया, दोबारा आया तो मुंह बंद हो गया तुम्हारा। बोलोगे तब होगा, नहीं तो कॉपी में रह जाएगा, बोर्डे में रह जाएगा। कोलेजन
ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब जब प्रोटीन बन रहा है हमारे शरीर में तो कौन बना रहा है प्रोटीन? आरएनए। आरएनए में भी कौन आरएनए? आरएनए। ठीक है, इसलिए इसको मुख्य क्या बोले? मुख्य आरएनए। प्रोटीन बनाने के कारण इसको क्या बोले? मुख्य आरएनए। अब हमें यह क्वेश्चन उठता है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कितना प्रकार का प्रोटीन चाहिए? लिखो पॉइंट बना के। मानव शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मानव शरीर को 22 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 12 प्रोटीन शरीर अपने अंदर में ही निर्माण कर लेता है। शरीर अपने अंदर में ही निर्माण कर लेता है, तथा बचे 10 प्रोटीन मानव को भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। नहीं 22 है, 22 हम लोग 22 पर हैं। कितना प्रोटीन शरीर को चाहिए? 22 में से 10 तो आरएनए बना दिया, 12। 22 में से 12 कौन बना दिया? आरएनए। कौन बनाया? आरएनए। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का काम इसी का है। तो 22 में से 12 कौन बना दिया? आरएनए बना दिया, बचा 10। अब प्रोटीन युक्त भोजन करेंगे तो वो 10 का पूरा होगा, नहीं तो कमी हो जाएगा प्रोटीन का। जाओगे बाद डॉक्टर के पास, सुइया देगा, सलाइन चढ़ाएगा, प्रोटीन चढ़ाएगा, अलग अलग तरीका से हो सकता है वो। ठीक है, इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन कीजिए। तो कितने प्रोटीन टोटल मानव शरीर को चाहिए? 22। 12 बन गए स्वयं से आरएनए के द्वारा, 12 को हमें किससे चाहिए? भोजन के साथ। इतना में कोई दिक्कत? तो प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया। ठीक है, आरएनए का टाइप हो गया। इतना बात हम लोग कर लिए। क्या बोला? अब डीएनए और आरएनए में जो अंतर लिख रहे थे उसमें 2 पॉइंट और लिखना है। पॉइंट बना के लिखो। डीएनए में खाली पॉइंट बना के लिखना है, उसे को हम स्टेटमेंट में बना ले रहे हैं। डीएनए में केंद्रक पाया जाता है, तथा आरएनए में इधर आरएनए वाला में लिख लो इधर। तथा आरएनए में केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है। जो ये इधर लिख रही है, तुम पॉइंट बना के लिखो ना। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है। आज एक चीज और बताते हैं, जो नाम है डीएनए में, ये डीऑक्सी राइबोज जो इसको बोल रहे, डीऑक्सी राइबोज, और इसमें क्या बोले? सिर्फ राइबोज। ये शर्करा होता है। क्या होता है? ये शर्करा होता है। तो अगर क्वेश्चन दे कि डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो राइबोज शर्करा। तो नीचे लिख लेंगे हम लोग, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है,
डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। तथा आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है। हो गया, लिख लिए? तो हम लोग इतना बात कर लिए। दो पॉइंट लिख लो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में, उसके बाद आगे दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। लिखो, पादप कोशिका के गोल्जिकाए, कोशिका, कोशिका के बारे में लिखा है थोड़ा सा पॉइंट, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका के गोल्जिकाए, पादप कोशिका के गोल्जिकाए अनेक अनेक डिक्टियोसोम के बने होते हैं। अनेक डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम के बने होते हैं। पादप कोशिका में गोल्जिकाए अनेक डिक्टियोसोम के बने होते हैं। ठीक है। जबकि जंतु कोशिका, जबकि जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में जटिल संरचना के गोल्जिकाए पाए जाते हैं। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल संरचना के गोल्जिकाए पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है स्टेटमेंट। जटिल संरचना के गोल्जिकाए पाए जाते हैं, लिख लिए? लिखो, जंतु पादप कोशिका के मध्य में, दूसरा पॉइंट बनाओ, पादप कोशिका के मध्य में, पादप कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी अर्थात रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका के मध्य में एक बड़ी रसधानी अर्थात रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है अथवा नहीं होती है। जबकि जंतु कोशिका में छोटी रसधानी होती है अथवा नहीं भी होती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तो छोटी होगी। लिख लिए? ये एक्चुअली में क्या बता रहे हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। हो गया स्टेटस पूरा? छूटा क्या किसी का? जबकि जंतु कोशिका में रसदानी छोटी होती है या नहीं भी होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तथा लवक पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति तथा लवक पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक नहीं पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक नहीं पाए जाते हैं।
हो गया। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ये एक्चुअली हम बताए तुमको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ऊपर में अगर टाइटल बनाना है तो लिख सकते हो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। इसका टाइटल लिख लो, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, जो 4 पॉइंट अभी लिखवा है। समझ में आया क्या कहा? तो हम लोगों ने काफी सारी बात कर ली है। जो जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन। उसको क्या बोलते हैं? जीन। अरे उसका जीने खराब है नहीं बोलता है, उसका जीने खराब इसलिए ऐसे करता है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अब, ब्लड। देखो, मानव रक्त, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। किसका क्या ब्लड ग्रुप क्या क्या है बताओ तो? कौन कौन टेस्ट करवाया है? सबसे खतरनाक है, रेयर रेयर ब्लड ग्रुप है वो। 40 लाख की एक आदमी का है। कुछ लिखे क्या ब्लड के बारे में? लिखा क्या? नहीं लिखा क्या? मानव रक्त, तुरंत गप करने लगता है। 2 मिनट शांत हो जाओ तो गप करना शुरू। हाँ, ओ पॉजिटिव सबका वही डालता है सर, जिसको पता है। हम लोग तो कॉलेज में चेक करवाए हैं। हम तो कितना बार ब्लड डोनेशन भी किए हैं ना। ब्लड डोनेशन करना चाहिए, हर 6 महीना में ब्लड डोनेशन करना चाहिए, हर 6 महीना में ब्लड डोनेशन करना चाहिए, बशर्ते कि तुमको कोई बड़ा बीमारी नहीं रहा हो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? रक्त। मेरा ओ पॉजिटिव है। देखो, ब्लड में 2 चीज पाया जाता है, क्या? एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। क्या मिलता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा कॉर्प्यूसल्स, 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 CORPUSCLES, कॉर्प्यूसल्स, रुधिराणु।
रुधिराणु, हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। अब प्लाज्मा कितना % होता है? ज्यादा नहीं, 55 से 60%। जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा कितना % होता है? और ये 40 से 45। चलो परसेंटेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम दूसरा चीज का परसेंटेज अब लिखाएंगे। अब जो प्लाज्मा है किस चीज का बना रहता है? नहीं, जल और अन्य पदार्थ। जल और अन्य पदार्थ 90% इसमें जल होता है और अन्य पदार्थ सिर्फ 10%। ठीक है, यानी हमारे शरीर में सर्वाधिक अगर मात्रा में क्या है तो जल ही है। ठीक है, अब इस अन्य पदार्थ में क्या क्या आता है? प्रोटीन आ सकता है, कार्बनिक पदार्थ आ सकता है, अकार्बनिक पदार्थ आ सकता है। प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, प्रोटीन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कौन कौन सा प्रोटीन होता है? अच्छा, वो तो हम बता देंगे, सारा प्रोटीन के बारे में कीजिएगा। ठीक है, लिख लिया इतना? बनाओ, जल्दी बनाओ बंसावरी। वो पूरे हट जाते हैं। यानी रक्त, रक्त लिख करके डैश दो, उसके बारे में लिखो। तो रुधिर एक लाल संयोजी उत्तक है। दुर्घऊ तो क उत्तक, लाल संयोजी उत्तक, संयोजी। रुधिर एक लाल संयोजी उत्तक है जो भोजन, रुधिर एक लाल संयोजी उत्तक है जो भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन, विटामिन, खनिज लवण कोमा दे करके, भोजन, विटामिन, खनिज लवण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाता है। निर्दिष्ट, जो निर्देश दिया गया है, निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाता है, निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, लिखो रक्त, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, पीएच कैसे लिखते थे? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच मान 7.4 होता है, 4 होता है तथा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है,
तथा इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। रक्त का लाल रंग, पॉइंट बना के, क्यों होता है लाल रंग का? रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इंग्लिश में लिखना है बड़ी एच और स्मॉल बी, एच बी, हीमोग्लोबिन एच बी के कारण होता है, के कारण होता है। तथा रक्त में 90 से 91% पानी होता है, प्रतिशत पानी होता है। नब्बे से 91% रक्त में पानी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। लिख लिए? हाँ। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है शरीर में? रक्त तो चाहिए, रक्त बनेगा कहाँ? लिखो, रक्त का निर्माण भ्रूण जो बच्चा पेट में है उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण। रक्त का निर्माण भ्रूण में क्या कहते हैं? भ्रूण के है, भ्रूण के मीसोडर्म में होता है। मीसोडर्म, छोटा बच्चा में मीसोडर्म से होता है। यह क्वेश्चन आता है, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ से होगा? मीसोडर्म से होता है। हो गया इतना? क्या क्या लिखा? पॉइंट पढ़ो एक बार। उससे पहले ठीक, हीमोग्लोबिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एचबी। और जल पाया जाता है। और रक्त कितना % होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 ठीक है। अब जो हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में? तो रक्त, मानव रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिख लो, मानव रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। मानव को ब्रैकेट में लिखना, मानव को ब्रैकेट खाली कर देना, मानव को ब्रैकेट में लिख देना। हीमेटोलॉजी, HEAMATO, हीमेटोलॉजी का स्पेलिंग HEAMATO, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी हो गया? क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। हिम से बना हीमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन हीमेटोलॉजी, है ना? कितना रहता है पीएच मान इसका? 7 नेचर कैसा होता है इसका? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक या बेसिक? वहां नहीं लिखा रहेगा सर। एसिड मतलब होता है अम्ल, बेस मतलब बेसिक मतलब होता है क्षारीय। तो कैसा हो गया? बेसिक। कैसा हो गया? बेसिक।
लिख लो, जिसको नहीं आता एसिडिक बेसिक तो लिख लो वहाँ पे बेसिक BASIC, वहाँ जहाँ नेचर लिखा है क्षारीय। बेसिक का अर्थ होता है क्षारीय, एसिडिक का अर्थ होता है अम्लीय। हो गया? लिखो, रक्त एक घटता भी है क्या? परिसंचरित अंग है। परिसंचरित अंग, रक्त एक परिसंचरित अंग है। देखो, अंग इसको बोल रहे हैं, ऑर्गेन बोल रहे हैं। परिसंचरित अंग है, ऑर्गेन है ये ब्लड, उत्तक भी है और ऑर्गेन भी है। अभी हम बताएंगे सब चीज। रक्त एक परिसंचरित अंग है तथा यह सिर्फ ऑर्गेन की तरह काम करता है। इसे अंग माना नहीं जाता है। काम करता है, अंग की तरह काम करता है, अंग माना नहीं जाता। तो अगर ऑप्शन में रहे कि परिसंचित अंग, तो हाँ, परिसंचित अंग की तरह यह काम करता है, लेकिन अंग नहीं है। जैसे हाथ एक अंग है, ब्लड एक अंग नहीं है, लेकिन अंग की तरह काम करता है। ठीक है? तो ब्लड कहाँ बना? भ्रूण में ब्लड कहाँ बना? मीसोडर्म में। और अगर हम लोगों का ब्लड नहीं बन रहा है क्या? कहाँ बन रहा है? हैं? लिख लो, मानव में रक्त अस्थि मज्जा बोन मेरो में बनता है। अस्थि मज्जा, मानव में रक्त अस्थि मज्जा, इंग्लिश में BONE मज्जा, अस्थि मज्जा, BONE MARROW, BONE MARROW, बोन मैरो, MARROW, MARROW, मैरो, अस्थि मज्जा में बनता है। अब बता देते हैं थोड़ा सा और। ब्लड निर्माण, ठीक है? अगर भ्रूण की बात किए, सबसे पहले किसका बात करेंगे? भ्रूण। कहाँ निर्माण हुआ? कहाँ निर्माण हुआ भ्रूण में? मीसोडर्म में। और अगर मानव की बात करें, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, इंग्लिश में क्या बोले इसको? बोन मैरो। अगर नहीं समझ में आता है तो डायग्राम बना देना। अब देखो, मीसोडर्म जो नाम है, मीसोडर्म से क्या पता चल रहा है कि भ्रूण का सबसे पहले क्या बनता होगा? भ्रूण अंदर है, माँ के पेट में है, सबसे पहले क्या बनता होगा? तभी ना ब्लड बनेगा, तब पूरा उसका अंग विकास करेगा। बिना ब्लड का तो सर्कुलेशन होगा नहीं है? कौन बोला? कहीं लिखा हुआ है ये? हम तो नहीं पढ़े कहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। अब देखो, ये मीसोडर्म पाया कहाँ जाता है? सुनो, मीसोडर्म पाया कहाँ जाता है? तो अगर हम मानव त्वचा की बात करें, मानव त्वचा ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और इसी में सर्वाधिक प्रोटीन भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो, ये 3 पार्ट होता है इसका, त्वचा का 3 पार्ट होता है। अपना ही त्वचा देख लो, बाहर में थोड़ा सा रगड़ दो, लाल लाल दिखेगा,
हाँ, खरोच जब आता है देखता है नीचे लाल ब्लड निकलने लगता है, थोड़ा सा खोंच आने लगता है तो हाँ। तीसरा परत जाएगा तभी ब्लड आता है। अब देखो कौन कौन सा परत है, पहला परत कौन सा होगा, सबसे ऊपर वाला परत को क्या बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो। देखो एक परत को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक परत का क्या नाम है? हिंदी कुछ नहीं लिखता है, बायोलॉजी पढ़ो तो 90% इंग्लिश होता है, कौन जानेगा, खोजेगा कौन? एक्टोडर्म। दूसरा मेजोडर्म, जो अभी बात किए, मीजो या मेजो, मेजोडर्म। और तीसरा एक और लिख लो, इंडोडर्म। त्वचा का कितना भाग? 3 भाग। और डर्म शब्द का मतलब ही हो जाता है त्वचा, जितना जो त्वचा वाला जो नहीं रहता खाज खुजली वाला दवा है, सबके लास्ट में लिखा रहेगा नाम में डर्म। जैसे ही डर्म शब्द मिले इसका मतलब है वो खाज खुजली वाला दवाई है ना। डर्म मतलब त्वचा, त्वचा से संबंधित। ये हो गया आउटर लेयर, बाहर का भाग। ये हो गया सेंटर में, और ये हो गया इनसाइड, अंत त्वचा, मध्य त्वचा, और इसको बाहरी त्वचा। ब्लड नहीं निकलता है। ऊपरे में रहेगा तो बाहरी त्वचा में रहेगा तो नहीं निकलेगा, जब तक वो सेंटर तक नहीं पहुंचेगा दिखेगा ही नहीं। यानी जो मेजोडर्म है वो सेंटर का त्वचा है, और इसी में भ्रूण का ब्लड का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब मानव की बात करेंगे तो कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में, क्योंकि उसका बॉन्ड बन चुका होता है। हाँ एकदम बनाना ही पड़ेगा। हाँ